डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, आज के हम सेशन में करने वाले हैं सीडीपी। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे सीटेट का पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसमें फ्रेंड्स हमने बहुत सारा पेपर 1 का भी करवाया है पीवाईक्यू, और पेपर 2 का भी मैंने करवाया है। अभी हम आज का जो सेशन होगा वो हमारा होगा फ्रेंड्स 5 जनवरी 2022 में जो आपका सीटेट का ऑनलाइन पेपर हुआ था, पेपर 2 का सीडीपी। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे पेपर 2 का सीडीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए मैं सीडीपी करवा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स सीडीपी जो क्वेश्चन है ना, इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन मतलब रिपीट हो रहे हैं, खासकर सीडीपी में। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग पीवाईक्यू देख लीजिए एक बार, क्योंकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो आप एग्ज़ाम में सही तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो हेल्पफुल अगर लगेगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अपने सेशन के ऊपर, जो आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित है। तो ये तो बात सही है कि बच्चे अगर अस्वस्थ हैं तो सही ढंग से सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, ये बात सही है। विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, बात सही है। अगर बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो दिमागी रूप से भी वो स्वस्थ नहीं है, वो दिमाग से भी काम नहीं कर सकते, चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं व्याख्या भी दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है। दोनों बात सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले का व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। उदाहरण को देखिए और यहाँ पर बताना है विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। यानी कि चलने से पहले खड़ा होना, पहले बच्चा खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर बड़बड़ाता है, फिर वो साफ साफ बोलना सीखता है। तो ये किस सिद्धांत का है? विकास सिर से पैर की तरफ नहीं, विकास क्रमबद्ध, विकास अव्यवस्थित तो नहीं है, विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ, ऐसा नहीं है। विकास क्रमबद्ध होता है, क्रम से, यानी कि चलने से पहले कोई भी बच्चा खड़ा होना पहले सीखता है। किसी भी पूरे यूनिवर्स के कोई भी बच्चा पहले दौड़ना सीखता है, फिर चलना सीखता है और फिर खड़ा होना सीखता है, ऐसा नहीं। सभी बच्चे पहले खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना, ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। अब ध्यान से समझिए, औपचारिक मतलब कि आपका हो गया फॉर्मल तरीके। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौशल, मूल्य, रीति रिवाज को केवल फॉर्मल कारकों से सीखते हैं। ये क्या बात सही है? ऐसा नहीं है, इनफॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं, तो ये बात गलत है। समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। देखिए, समाजीकरण रैखिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात गलत हो गया। जब दोनों बात गलत हो गया तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करते हैं? बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? जो उन्होंने 4 चरण विकास के बताए हैं जीन पियाजे साहब ने, तो वो बच्चे जो है उस चरणों में किस प्रकार से प्रगति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वातावरण में अंतःक्रिया करके, अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, दूसरों का अनुकरण करके, इनामों की प्रत्याशा करके, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया की बात नहीं की गई। वातावरण से अंतःक्रिया करके बच्चे का वो जो विकास का स्टेज है, 4 चरण है, उसका वो प्रगति करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं एवं परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो सकती है? देखिए, मतलब यहाँ पर आपका है डिडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थॉट आप बोलिए। ठीक है, या हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग आप बोलिए। तो ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग कब आता है? फॉर्मल स्टेज में आता है। तो यहाँ 4th ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ओके, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगी। एक होता है डिडक्टिव और एक होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है?
यानी आगमनात्मक में क्या होता है कि बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिया जाता है तब रूल पढ़ाया जाता है। लेकिन जब बच्चे फॉर्मल स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उनको हम रूल पढ़ा देंगे, उसके बाद हम उनको एग्जाम्पल दे देंगे तो समझ जाते हैं। ठीक है, पहले रूल पढ़ लेते हैं, वो एग्जाम्पल फिर समझ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे मतलब मूर्त और संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, इनको पहले हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है, तब हमें, जैसे आपको नाउन पढ़ाना है तो बच्चों को पहले कुछ एग्जाम्पल दे दोगे, फिर उसके बाद नाउन का डेफिनेशन पर आप आओगे। तो ये मूर्त संक्रियात्मक में होता है। लेकिन यहाँ पर डिडक्टिव की बात की गई है, ठीक है, निगमनात्मक सोच की बात की गई है, तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन, जीन पियाजे से क्वेश्चन, कोहलबर्ग से क्वेश्चन भर के इस बार एग्जाम में आ रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हर तरीके से जो क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, उनको करना जरूरी है। जो रिपीट हर बार नहीं हो रहे हैं, जैसे ईवीएस में कुछ नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके पीछे हमें मतलब पागल नहीं होना है, उसके पीछे हमें परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। जो कम से कम रिपीट हो रहे हैं उनको तो हम अच्छे से कर लें, ताकि वो सारे क्वेश्चन हम सही से अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यानी कि एनईपी 20 आपका हो गया, एनसीएफ 2025 हो गया, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सीडीपी में हर पेपर में। इन सबको आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी आपके पास टाइम बचता है तो अलग चीज़ों को आप कीजिए। लेव वाइगोस्की ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं, तो यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण को महत्वपूर्ण ये मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जीन पियाजे लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है। देखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इन दोनों में क्या अंतर है। जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चे का पहले संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। वाइगोस्की बोलते हैं कि भाषा से संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी वो भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं लेव वाइगोस्की। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से वो बोलते हैं कि पहले थॉट डेवलप होता है, उसके बाद भाषा आता है, पहले विचार होता है फिर भाषा आता है, ऐसा ये दोनों बोलते हैं। तो भाषा और संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, वही ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। वाइगोस्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमता। देखिए, वाइगोस्की जो है ना, वो हेरिडिटी को कुछ नहीं बोले हैं, हेरिडिटी को प्राथमिकता नहीं देते हैं। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है, तो नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं दिया है। संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। नेक्स्ट आपका है, पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे खुद से एवं खुद दूसरों की मदद से क्या कर सकती है, ये बात। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो होगा ना, पूछा गया है कि दोनों में क्या अंतर है ना, अंतर पूछा गया है। तो देखिए, थर्ड और 1, बाकी दूसरा और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि उससे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। अब ये दो चीज़ों को देखना है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो जीन पियाजे हैं वो थॉट को इम्पोर्टेंस देते हैं और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की बोलते हैं कि संस्कृति और भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है संज्ञानात्मक विकास में, और पियाजे बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है उस पहले होता है, यानी थॉट पहले डेवलप होता है, भाषा बाद में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है, तो पियाजे साहब ने ऐसा नहीं किया है, ये वाइगोस्की साहब ने ऐसा बोला है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा का और संस्कृति का भूमिका है। तो यहाँ पर देखिए, नाम वाइगोस्की आ गया, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भाषा ने देकर संस्कृति दे दिया। इन दोनों चीज़ों को ये महत्वपूर्ण माने हैं वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है, ये भी बात सही है। अगर यहाँ रहता कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पियाजे साहब आ गए, तो भाई पियाजे साहब तो भाषा की भूमिका पर बल इन्होंने नहीं दिया है। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है। पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है, न्याय है, और स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है, देखभाल है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। देखिए, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की यहाँ पर बात की गई है। बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना यानी लेखापाल, ये बात सही है। इंग्लिश वाला आप देख लीजिए, कभी कभी आपका इसमें हिंदी वाला में लिंग्विस्टिक, देखिए लिंग्विस्टिक जो है वो अकाउंटेंट की बात की गई है,
आर्टिटेक जो होते हैं स्पाइटल, ये तो सही है, ठीक है। बॉडी काइनेथेटिक इंड स्टेट पॉसिबिलिटी सिंगर, ठीक है। उसके बाद आपका नेचुरलिस्टिक काइनेथेटिक टीचर, देखिए ये जो आपका प्राकृतिक अंतःस्थिति अनुपालन संभावना, तो शिक्षक इसमें नहीं, किसान आते हैं प्राकृतिक वाला में। शारीरिक गति संवेदनात्मक में आपके एक्टर आ जाते हैं, आपके डांसर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तो गायक है, इन शरीर का इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद स्थानिक में आपका वास्तुकार आ जाते हैं, ठीक है। भाषिक में आपका लेखापाल काउंटेंट नहीं आएंगे, आपका भाषिक वगैरह में जो कवि वगैरह हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9 का जो ऑप्शन सही है वो सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपसे ये क्या बोलते हैं, हार्वर्ड गार्डनर से भी पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भाई साहब मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको आप छोड़ना मत, क्योंकि हिंदी में भी पूछ रहा है, मैथ्स में भी पूछ रहा है, ईवीएस में भी पूछ रहा है, सीडीपी में भी पूछ रहा है, और आपका मतलब इंग्लिश में भी पूछ रहा है। हर मतलब कि चैप्टर हर सब्जेक्ट में पूछ रहे हैं एनईपी 2020 से क्वेश्चन, क्योंकि पेडागोजी तो सब में है ना। तो 2020 एनईपी 2020 अगर आप करते हो तो आपको पता है कम से कम एक भी क्वेश्चन पूछता है तो 5 क्वेश्चन, 5 नंबर आपका बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो कि श्योर है कि आने हैं, उस चीज़ों को हमें नहीं छोड़ना है। बाकी जो श्योर नहीं है आएगा नहीं आएगा उसके पीछे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अगर बाकी आपकी चीज़ें रेडी हो गई है, आपका सब कुछ अच्छे से तैयारी हो गया, आपके पास टाइम है, तो नई चीज़ों को आप देख सकते हो। लेकिन जो पुरानी चीज़ आपने पढ़ा है, जो पहले से आपने प्रिपरेशन किया है, ठीक है, और उससे अगर आप लगा रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और अच्छे स्कोर आपका बन रहा है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि उसी को और रिवीजन कीजिए और उसको अच्छे से कीजिए ताकि एग्ज़ाम में कम समय में आप कर सको, है ना। कभी कभी मतलब कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा देंगे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये और नई चीज़ों के पीछे हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता, ठीक है, को बच्चों को सीखने में की रुकावट की तरह देखती है? बिल्कुल नहीं। बहुभाषिता मल्टी मतलब कि लैंग्वेज को कैसे देखती है, मल्टी लैंग्वेलिज्म को कैसे देखती है? रुकावट के रूप में देखती है? तो बिल्कुल नहीं। कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है? ये नहीं होगा। समावेशी शिक्षा में अवरोधक के रूप में देखती है? ऐसा नहीं है। ये पूंजी के रूप में देखती है, रिसोर्स के रूप में देखती है कि जो मल्टी लैंग्वेज है ये क्या है, एक रिसोर्स है। सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आप देख लीजिए 11 में क्या है। एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता है। कुछ सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। देखिए जो मूल्यांकन है इसको सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भाई साहब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ दिया एनईपी 2020 से, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी 2005 नहीं छोड़ना है। वहाँ से भी क्वेश्चन आपके या तो एनईपी 2020 से या तो आपके एनसीईआरटी 2005 से, मैथ्स में, ईवीएस में, हर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो जो पक्का है कि आ रहा है और हर शिफ्ट में आ रहा है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? जो वंचित समुदाय से आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या प्रस्तावित करती है? रट कर सिखाना? उनको हम रटा कर सिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। रटना जहाँ आएगा कट कर दीजिए। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का मानकीकरण, देखिए मानकीकरण ये जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना ये निगेटिव होता है। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण और आपका है संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, यानी कैरिकुलम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और संदर्भित मतलब कि जो बच्चे आ रहे हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेबल, देख लीजिए रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल कैरिकुलम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में आपका क्वेश्चन क्या है, माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इस चीज़ों को स्वीकार करने चाहिए। लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इस बात को स्वीकार करने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा जेंडर रूढ़िवादिता को ये दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए स्वीकार करना चाहिए, ये वाला तो स्टेटमेंट ऐसे ही दोनों गलत हो जाएगा।
ठीक है। विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती है। अब देखिए यहाँ पर टीचर ऐसे बोलेगी कि भाई जेंडर भिन्नताएं जो है ना वो जन्मजात होती है। जन्म से ही बच्चा तेज होता है, लड़का तेज होता है और लड़की स्टूडेंट जो है वो मतलब कि तेज नहीं होती है। तो ये एवं उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। और क्या ये जो जन्मजात भिन्नताएं होती है इसको हम सुधार नहीं सकते हैं, ऐसा चर्चा करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। आप अगर ध्यानपूर्वक दिल से सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो 4 में से एक सही ऑप्शन खुद ही आपके दिल तक मतलब पहुंच जाएगा, टच हो जाएगा और वो आंसर आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। बच्चों के संदर्भ का एवं खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल बच्चों का जो संदर्भ है और खुद के जो शिक्षा शास्त्र है उसके बारे में विश्लेषण करना चाहिए। पॉजिटिव है, 4th ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो देखिए 14 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है। प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित इसमें कौन सा करता है, परीक्षाओं के लिए सीखना, हम परीक्षा के लिए सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। अनुभवात्मक अधिगम पर बल, गैर संदर्भित, देखिए गैर संदर्भित नहीं होगा, संदर्भित पाठ्यचर्या होता तो पॉजिटिव होता, ये भी नहीं होगा। शिक्षा केंद्रीय शिक्षा शास्त्र नहीं होगा, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना। ये प्रगतिशील कक्षा का आपका मतलब कि परिभाषा होता है, उसमें अनुभवों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। विश्लेषण एवं मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन कौन करता है। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। देखिए अगर किसी बच्चे का हम उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन हम पूछेंगे और उससे हम जान पाएंगे कि बच्चे का संज्ञानात्मक कौशल मतलब किस लेवल का, उच्च लेवल का है या नहीं। ये अगर हम जानना है चाहते हैं तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए इसमें से ना वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बच्चा अपना थोड़ा दिमाग लगा सके, अपना राय रख सके, अपना विचार रख सके, अपना थॉट रख सके, एक लाइन में उसका आंसर ना हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगी। बाकी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी तरह का पूछेगा, आप लगा दोगे। आपको ज़रूर ये देखना है कि एक लाइन में या एक वर्ड में उसका आंसर ना हो, क्यों ज़्यादा लगा हुआ रहेगा, वो आपका मोस्ट पॉजिटिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, जब बच्चे के उच्च स्तर के मानसिक क्षमताओं का आप या संज्ञानात्मक क्षमताओं का आप अगर जांच करना चाहते हो, मूल्यांकन करना चाहते हो, तो क्यों वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे कि विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं, एक लाइन में। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है, तो ये भी ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों ऐसा है, तो इसका थोड़ा बच्चा मतलब कि अपने अकॉर्डिंग इसको आंसर दे पाएगा, तो उसे हम समझ पाएंगे कि हाँ इसका जो उच्च स्तर का संज्ञानात्मक कौशल है वो मतलब कितना डेवलप हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या है, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु, जो दिव्यांग विद्यार्थी है, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में ये एक्ट बना था, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में, जिसमें कि 7 मतलब कि डिसेबिलिटी पहले था, लेकिन 2016 में जब बना तो इसमें 21 डिसेबिलिटी इसको ऐड किया गया और नए मतलब 14 ऐड किया गया, टोटल 21 किया गया। और उसमें केंद्र सरकार को अधिकार भी मिला कि और मतलब आगे आने वाले टाइम में इसमें और ऐड किया जा सकता है डिसेबिलिटीज़ को। ठीक है, तो 2016 कह रहे कि प्रतिकूल है, निगेटिव आपको ढूंढना है। परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, तो ये तो सही है। ये तो बोलता है कि बिल्कुल बच्चों को, जो दिव्यांगजन बच्चे हैं, ठीक है, उनको अलग से समय और देना चाहिए। विद्यार्थियों की ज़रूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, बिल्कुल। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, अब देखिए व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड क्या है, बाध्यता, निगेटिव है ना, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रतिकूल पूछा था कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसके कौन प्रतिकूल है। ठीक है, उल्टा है, तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले, विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है। बाधा यहाँ पर एक निगेटिव पूछा जा रहा है। गतिविधियों में कई तरह के संलग्न होना, ये तो सही है। कई तरह के राय की अभिव्यक्ति, कई तरीकों से विद्यार्थियों की नामीकरण और क्रमीकरण, देखिए नामीकरण और क्रमीकरण है ना,
ना। तो ये एकदम बिल्कुल रॉन्ग होता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि बाधा आपसे पूछा गया था, ये बाधा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करता है। देखिए, संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर संचार कौशल समाविष्ट क्या होता है भाई, तो देख लीजिए, अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड कम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, गूढ़ज वैकल्प लेखन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया होगा या डिस्ग्राफिया होगा, या आपका यहाँ पर उत्साह वैकल्य होगा या गति समन्वय वैकल्य होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो ये हो जाएगा डायफेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया हो जाएगा। तो डिस्फेजिया मतलब कि डिस्फेजिया में होता क्या है थोड़ा बताना चाहूँगी, जिसमें संचार कौशल और आपका समाविष्ट करने की क्षमता कम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़ ये प्रभावित होता है डिस्फेजिया में। तो यानी सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपको ये तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो ही गया। आपसे क्वेश्चन डिस्ग्राफिया या डिस्फेजिया, डिस्कैलकुलिया, है ना, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, इससे क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। देखिए, लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का, जो बच्चों को लिखने में समस्याएं हो रही है वैसे बच्चों को अगर हम समावेशन सुनिश्चित करना चाहते हैं सफल तरीके से तो क्या महत्वपूर्ण है, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्ड या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दे। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चे लिखने में अक्षम है, लिखने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बोलेंगे कि भाई आप लैपटॉप का उपयोग कर सकते हो, है ना, ऑडियो रिकॉर्ड भी का अनुमति उनको हम दे सकते हैं, तो ये बात सही है, ठीक है। और आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग। लिखित परीक्षा, फिर तो लिखने में प्रॉब्लम है बच्चे को, सादे अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य, ये तो और गलत होगा। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा, कितना ही टाइम में लिख कर दे देना है। एक तो बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से हम बोले कि नहीं भाई 10 मिनट में लिख कर दे देना है, 30 मिनट्स में लिख कर दे देना है, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में आपका क्या है, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। यहाँ पर सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, उनकी समस्याओं को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, ये तो बहुत सही है। वे विभिन्न तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, गलत बात, उनमें जिज्ञासा होती है, ठीक है। वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं, बिल्कुल। तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार है, ठीक है, मतलब माध्यमिक स्तर की कक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहे, तो ये तो सही है। अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त वालों पर केंद्रित करें, ये बात गलत है। जो उच्च उपलब्धि, जो ज़्यादा अंक ला रहे हैं बस उसी बच्चे को हम ध्यान दें, ये तो बात गलत है। कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करिए, बाप रे, ठीक है। अधिगमकर्ता की विभिन्नताओं का अनदेखा नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीके का उपयोग करें, स्टैंडर्ड भाई साहब आ गए तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उनकी आवश्यकता के अनुसार हम अनुकूलन करने के लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन 2022 की अगर हम बात कर ले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें विपरीत दृष्टांत, अगर हम मान लीजिए बच्चों को पढ़ाना है हमको सर्कल, लेकिन हम ट्रायंगल भी उनको दिखाएंगे, रेक्टेंगल भी दिखाएंगे, है ना, तो ऐसा मतलब इस पर मंथन करना चाहिए, ये बात सही है। गैर उदाहरण किसी संप्रदाय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते, ये तो बात गलत है। गैर संप्रदाय जो होते हैं, गैर उदाहरण जो होते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट को समझने में हमें भूमिका निभाते हैं। जैसे देखिए, आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें गलत आंसर भी दिया गया और सही आंसर भी दिया गया, तभी तो आप सही तक पहुँच पा रहे हो, सही इसमें से कौन है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें गलत जो आंसर इंक्लूड किया गया है, तो वो भी संप्रदाय को समझने में, है ना, हमारे मूल्यांकन करने में मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उसमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी एग्जाम्पल और उससे जो नहीं रिलेटेड है वो भी एग्जाम्पल दिया जाता है, जिससे कि बच्चे संप्रदाय को समझ सके। ठीक है, तो ये बात गलत है, पहला सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए सही लेकिन आर गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ध्यान समझिए कि एक कक्षा है और उसमें कुछ विद्यार्थी उन्होंने एक गोल निर्धारित किया, मतलब एक टारगेट लिया, लेकिन उसको प्राप्त करने में वो सफल नहीं हो पाए, है ना। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने? बिल्कुल ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें और उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने का सुझाव दें। निष्कासित करना, अलग विद्यालय में जाओ, तो आप ऑप्शन पढ़ के ही समझ जाएंगे कि गलत है ना। आगे यहाँ पर देखिए, भविष्य के प्रयासों में उनसे सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें। जो बच्चा एक बार सफल नहीं हुआ तो हम ये बोलेंगे कि तुमसे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है? गलत है। विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें। बिल्कुल, जो असफलताएं होती है सफलताएं के बीच में आती है, सफलताएं के रास्ते में असफलताएं भी आती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2024, अब देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। कौन सा ज्ञान का? डिक्लेरेटिव नॉलेज का। ठीक है, वो आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? एक केक कैसे तैयार किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन बनाना सही रहेगा। ठीक है, घोषणात्मक ज्ञान का आकलन वो करना चाहती है। ठीक है, एक केक कैसे तैयार किया जाता है ये पूछ रही है, तो ऐसे इससे तो कुछ नहीं होगा। ऊबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें? ठीक है, आयतन की गणना का सूत्र क्या है? गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया। तो देखिए, इसमें भी वो पूरा विश्लेषण करेगा, इसमें विश्लेषण करेगा, इसमें भी विश्लेषण करेगा, लेकिन गणना का सूत्र बताने में तो बस एक लाइन में बता देगा। तो घोषणात्मक डिक्लेयर कर देगा। डिक्लेयर करना मतलब एक शब्द में एक लाइन में बता देना, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि डिक्लेरेटिव नॉलेज का मूल्यांकन करने की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, जब पूछा जाएगा कि बच्चे के उच्च स्तर के संज्ञानात्मक विकास का मूल्यांकन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या वाला या एक लाइन वाला, एक वर्ड वाला आंसर नहीं होता है। वहाँ पर क्यों, कैसे, प्रक्रिया, प्रोसेस, बच्चे अपना विचार मंथन करे, बताए, वो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात की गई है। ठीक है, उसके लिए कौन सा मतलब कि सही प्रश्न है, उपयुक्त है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन है। 2025, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहते हैं। मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान मतलब मेटाकॉग्निशन को सुसाध्य करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन, प्रबोधन, योजना बनाना, रट कर याद करना। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही निगेटिव है, ये मतलब कि सही नहीं है। ठीक है, 2026 हम क्यों बोल रहे हैं? 26, संरचनात्मक दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? संरचनात्मक दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? तो देखिए, यहाँ पर संरचनावादी दृष्टिकोण जो है वो क्या है? अव्यवस्थित और एक तरफा, स्वभावहीन और पृथक, पारस्परिक और सक्रिय, ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृथक ये निगेटिव हो गया, ये निष्क्रिय निगेटिव हो गया, और यहाँ पर अव्यवस्थित आपका एक तरफा आपका निगेटिव हो गया। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 27 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालता है? समस्या समाधान कौशल में बाधा डालने वाला कौन है? तो देखिए, यहाँ पर समझने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना ही सही है। समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने भी सही है। किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना, ये गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाधा डाल सकता है, ये पूछा गया था। 28 में क्या है? संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं? भ्रांति मतलब मिसकॉन्सेप्शन जो होता है उसको आप कैसे देखते हैं? पूरी तरह से महत्वहीन है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मिसकॉन्सेप्शन सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाधा नहीं है। आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञान कौशल। जो मिसकॉन्सेप्शन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण से आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित, बिल्कुल इसे हम देखते हैं।
तंत्रिका संबंधी कमी, बच्चे के दिमाग में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है इसलिए मिसकॉन्सेप्शन रखा है, तो ये बात नहीं है। ठीक है, उच्च क्रम के अधिसंज्ञान कौशल के बारे में हम नहीं बता सकते। आमतौर पर जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं, वो मिसकॉन्सेप्शन थोड़ी रखते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार से देखते हैं। 29 में क्या है, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि परफॉर्मेंस, एवॉइडेंस, गोल, फोकस। ठीक है, गतिविधि का आनंद, असफल होने का डर, सफलता की आशा, गर्व की भावना। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स असफल होने का डर। ठीक है, गतिविधि का आनंद नहीं, सफलता की आशा, गर्व की भावना नहीं, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी का ध्यान जो होता है वो असफल होने का डर पर रहता है। आगे देखते हैं 30 में क्या है, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। बाहरी और गैर नियंत्रण, बाहरी स्तर, आंतरिक और नियंत्रणीय। तो यहाँ पर देखिए बाहरी और गैर नियंत्रणीय जो है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, वृद्धि कर पाएगा पूछा गया, हमको लगा कि बाधा डालेगा, तो यहाँ पर वृद्धि कर पाएगा, तो ये वृद्धि कर पाएगा आंतरिक और नियंत्रणीय। ठीक है, ये वृद्धि कर पाएगा। ठीक है, और सफल और मान लीजिए कि सफल और विफल हम होने का जो भविष्य में जो हमें डर रहता है या प्रेरणा और समरूपी कार्य में हमें संलग्न होने में जो प्रयास हम कर सके और ज़्यादा प्रयास कर सके, तो आंतरिक और नियंत्रणीय ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ देखिए स्तर जो है और गैर नियंत्रणीय सब निगेटिव है, यहाँ पर नियंत्रणीय और आंतरिक। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया 30 क्वेश्चन हमने आपको कराया CDP का। और फ्रेंड्स ये आपका 5 जनवरी 2022 में सीटेट का जो ऑनलाइन पेपर आपका हुआ था, पेपर 2 का ये CDP था। ठीक है, 30 क्वेश्चन था, 30 मार्क्स का। तो आप PYQ पूरा CDP कर लेते हैं ना, तो आपका CDP हो जाएगा, आपको CDP का कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा अगर PYQ कर लेते तो, क्योंकि PYQ से इस बार CDP में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैथ्स का भी आप कर लेते हैं तो भी आपका मैथ्स हो जाएगा अगर मैथ्स है तो। ठीक है, सोशल साइंस का मुझे नहीं पता है, क्योंकि फ्रेंड्स सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, इसलिए मैं सोशल साइंस के बारे में कुछ नहीं करना चाहूँगी। साइंस और मैथ्स हमारा सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं साइंस और मैथ्स के बारे में ही आपको बता पाऊँगी। ठीक है, साइंस का भी फ्रेंड्स जो सिलेबस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे मैग्नेटिज्म आपका हो गया, करेंट आपका हो गया, लाइट आपका चैप्टर हो गया। ठीक है, इस तरह से जो भी और साउंड वगैरह चैप्टर से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो साइंस में भी आपका अच्छा मार्क्स बन जाएगा। आपका बायोलॉजी से भी क्वेश्चन सेल वगैरह से पूछा जा रहा है, सेल क्या होते हैं, सेल वाले चैप्टर से, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह से। उसके बाद आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अम्ल क्षार ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब कि आपके क्वेश्चन बढ़िया पूछे जा रहे हैं। आप अगर अच्छे से तैयारी किए हैं तो अच्छा मार्क्स आपको आएगा। ठीक है, PYQ आप मत छोड़िए, PYQ आप जरूर कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में इतना क्वेश्चन 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं, कितना मार्क्स आप लेकर आ रहे हो, कितनी प्रिपरेशन है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर आप उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।